नमस्कार मित्रों, मैं प्रथम सिंह राजपुरोहित त्रिनेत्र क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ क्लासों के अंदर अपन ने एग्रीकल्चर की एक सीरीज शुरू की थी। उसके अंदर अपन ने एक टॉपिक कंप्लीट किया था जिसका नाम था मृदा उर्वरता और उत्पादकता। यदि आपको मृदा उर्वरता और उत्पादकता के बारे में जानकारी लेनी है तो अपने जाके वीडियो देख सकते हो, पिछली क्लासें देख सकते हो। और उसी सीरीज के अंदर अपन आगे पढ़ रहे, आज अपना एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण, सॉइल इरोजन एवं सॉइल कंजर्वेशन। कौन सा टॉपिक है? सॉइल इरोजन एवं सॉइल कंजर्वेशन। ये जो पोर्शन है सॉइल साइंस का पोर्शन है। यानी अपन बात करें एग्रीकल्चर की मेन तीन ब्रांच, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रोनॉमी के अंदर अपने को पोर्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है सॉइल साइंस। तो ये सॉइल साइंस का टॉपिक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण। मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण तो ये किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में अपने को बात करनी है कि मृदा क्षरण क्या होता है और मृदा संरक्षण क्या होता है, यानी सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। दोनों चीज़ों को अपन देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि इरोजन के डिफरेंस टाइप्स है, कितने प्रकार का होता है, कंजर्वेशन आप कैसे क्या कर सकते हो। इन तमाम चीज़ों को अपन इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने को यह समझना है कि मृदा क्षरण होता क्या है, कि व्हाट इज द सॉइल इरोजन। मृदा क्षरण क्या होता है, मृदा क्षरण, इसके बारे में अपने को देखना है। इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में अपन इसको क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन बोलेंगे। क्लियर है? अब मृदा क्षरण होता क्या है, इसको अपन इसकी बात करें। मृदा के कणों का भौतिक शक्तियों द्वारा, मृदा के कणों का भौतिक शक्तियों द्वारा अपने स्थान से हटना। क्या कह रहे हैं कि मृदा के कणों का भौतिक शक्तियों द्वारा अपने स्थान से हटना, यानी मृदा के कण जहां पर है वहां से जब वो किसी कारणवश, किसी क्रिया से, किसी भौतिक राशियों से या भौतिक बलों से जब क्या वो अपने उस स्थान से हट जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। अब ये जो हटने का जो प्रोसेस है टू टाइप्स का हो सकता है, यानी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो ये प्राकृतिक रूप से हट सकता है और एक ये कृत्रिम रूप से हट सकता है, यानी नेचुरल सॉइल इरोजन और आर्टिफिशियल सॉइल इरोजन। अब प्रकृति द्वारा कैसे? तो प्रकृति के जो विभिन्न कारक है उसमें जैसे जो मेन जो इंपॉर्टेंट कारक आते हैं उनमें सबसे बात करें, सबसे पहला आपका जल, और नंबर 2 पे अपन किसकी बात करेंगे? वायु की। ये जो दो कारक है ये क्या करते हैं? मृदा को क्या करते हैं? मृदा का क्षरण करते हैं, मृदा का कटाव, इसको आप कटाव भी बोल सकते हो। और उसके बाद अपन कृत्रिम की बात करें, आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल किसके द्वारा होगा? मानव के द्वारा। यानी जब कोई मानव कोई काम कर रहा है, मानव की जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप है उससे जब मृदा के कण अपने स्थान से हट जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? कृत्रिम मृदा क्षरण, यानी आर्टिफिशियल सॉइल इरोजन। क्या क्लियर है? तो अपन ये दोनों टॉपिकों को साथ में पढ़ेंगे, ये नहीं दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि अभी पहले सॉइल इरोजन पढ़ लिया फिर सॉइल कंजर्वेशन पढ़ेंगे, नहीं। पहले इन दोनों को अपन क्या पढ़ेंगे? साथ में पढ़ेंगे। जैसे अपन ने पढ़ा कि वायु द्वारा कैसे होगा, तो उसी के साथ अपन वायु से, उसके इरोजन से कैसे अपन सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं, कि जल इरोजन से अपन वाटर इरोजन से कैसे उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं। दोनों अपन साथ में ही पढ़ेंगे ना, तो ताकि क्या होगा आपको टॉपिक है ना एकदम समझ में आ जाए अच्छे से। अब बात करें मृदा क्षरण की, अपन ने बात की क्या है? मृदा के कणों का भौतिक शक्तियों द्वारा अपने स्थान से हटना। अब अपने स्थान से वो कैसे हट सकती है? यानी उसके जो स्थान है वहां से भले थोड़ी क्यों ना हटे, लेकिन एक बार हट गई, इसको अपन क्या बोलेंगे? सॉइल इरोजन। तो अपन बात करें मृदा संरक्षण क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। यानी अब क्या हो गया कि मृदा के कणों का भौतिक शक्तियों द्वारा अपने स्थान से हटना, तो इसमें क्या करेंगे कि मृदा के कणों को भौतिक शक्तियों द्वारा अपने स्थान से हटना, अपने स्थान से हटने से बचाने के लिए
जो आप क्रियाएं करते हो उसे अपन क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। यानी अब जो हट रहे हैं इनको हटने से क्या करना है, रोकना है। तो ऐसी क्रियाएं करो, ऐसे काम करो जिससे हटने से रोक जाए, तो इसे अपन क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं। तो मृदा संरक्षण की भी आपको परिभाषा पूछ ले तो क्या लिख सकते हैं, मृदा के कणों को मृदा के कणों को भौतिक शक्तियों द्वारा हटने से बचाने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को मृदा संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा संरक्षण कहते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। क्या क्लियर है? तो आपको पहले मोटे मोटे ये दो टॉपिक समझ में आ गए होंगे कि सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। सॉइल इरोजन क्या है, मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना, किसके द्वारा, भौतिक शक्ति द्वारा अपने स्थान से हटना। लेकिन आपको पूछे सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, तो उनको हटने से बचाने के लिए जो आप काम कर रहे हुए उसे क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन बोलेंगे। क्या क्लियर है? क्या आपको इतना टॉपिक समझ में आ गया क्या? अब नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो सॉइल इरोजन है कितने प्रकार का होता है, यानी अपन बात करें मृदा क्षरण। ये जो मृदा क्षरण है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से, इसके बारे में अपन बात करें तो मृदा क्षरण दो प्रकार का, पहला तो आपका हो गया प्राकृतिक क्षरण। कौन सा हो गया? प्राकृतिक क्षरण हो गया। और जो नंबर 2 पे आपका हुआ उसे अपन क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे अपन कृत्रिम क्षरण। क्या बोलेंगे? कृत्रिम क्षरण बोलेंगे। अब प्राकृतिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक को बोलेंगे नेचुरल सॉइल इरोजन और कृत्रिम को बोलेंगे आर्टिफिशियल सॉइल इरोजन। अब जो प्राकृतिक सॉइल इरोजन है, कौन सा? ये प्राकृतिक सॉइल इरोजन है और ये कौन सा आपका कृत्रिम सॉइल इरोजन है। इनके बारे में अपन बात करें तो देखना, ये जो प्राकृतिक क्षरण है ये मुख्यतः आपके 2 से 3 प्रकार का होगा। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आपका है जल द्वारा। किसके द्वारा? जल द्वारा, यानी जल द्वारा मृदा क्षरण। क्या बोलेंगे? जल द्वारा क्षरण या जल क्षरण बोलेंगे। इसको जल द्वारा बोल सकते हो या आप इसको ये भी बोल सकते हो, जल क्षरण। नंबर 2 पे जो आएगा उसको अपन बोलेंगे मृदा क्षरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृदा क्षरण। पहला कौन सा है? जल क्षरण। दूसरा कौन सा है? मृदा क्षरण। और तीसरा है जिसको अपन कहते हैं वेव क्षरण। क्या कहते हैं? वेव क्षरण। ये आपको थोड़ा अलग नया देखने को मिल रहा है, वेव क्षरण। अब वेव क्षरण क्या होता है अपन बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बता दूं, जब जहां पर जल और हवा दोनों से होता है, जल और वायु दोनों से होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? वेव क्षरण कहते हैं। केवल जल से होता है, जल मृदा से होता, सॉरी यहाँ पे मृदा नहीं आएगा, वायु आएगा, सॉरी कौन सा आएगा? वायु क्षरण। सॉरी कौन सा आएगा? वायु क्षरण। और आपके जो कृत्रिम क्षरण में है वो किसके द्वारा होगा? वो होगा मानव द्वारा। किसके द्वारा? मानव द्वारा मृदा का क्षरण। ठीक है। और कृत्रिम को एक और नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, कृत्रिम क्षरण को एक और नाम से जानते हैं और वो कौन सा है आपका? उसे कहते हैं त्वरित क्षरण। क्या कहते हैं? सॉरी लिख लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे? इसको एक और नाम बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्वरित क्षरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरित क्षरण भी कहते हैं। किसको? जो कृत्रिम द्वारा होता है उसे क्या बोलेंगे? त्वरित क्षरण भी कहते हैं। हालांकि ये इतना नुकसानदायक नहीं होता है, ये क्या होता है? नुकसानदायक। तो सर्वाधिक जो हानिकारक है वो ये होता है। लिखे अपन क्या लिखेंगे? सर्वाधिक हानिकारक।
कारक। क्लियर है? आपको प्रश्न पूछे कि त्वरित और प्राकृतिक में सर्वाधिक हानिकारक कौन सा होता है? प्राकृतिक होता है, क्योंकि मृदा भी क्या प्राकृतिक पिंड है, नेचुरल बॉडी है। तो अब ह्यूमन इसको इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकता जितनी कौन करती है? प्रकृति करती है, बड़े लेवल पे, है ना। आरी बात ये यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ आपको मैं 2-3 बातें और बताऊं। ये तो अपने देख लिया, जैसे कि केवल जल द्वारा होता है उसको भी एक अलग से किस नाम से जाना जाता है? जल और वायु से होता है उसे भी किस नाम से जानते हैं? और केवल आपके जल से उनसे हो रहा है उसको भी किस नाम से जानते हैं? यदि मान लो आपका क्षरण हो रहा है, मृदा का क्षरण हो रहा है, वो जल प्लस वायु दोनों से हो रहा है ना, जल और वायु क्षरण दोनों हो रहा है, तो इसको कहते हैं वेव क्षरण। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं वेव क्षरण। क्या बोलेंगे इसको? वेव क्षरण बोल दो या वेव अपर्दन। अपर्दन को क्या बोलते हैं? क्षरण बोलते हैं। क्या क्लियर है? तो आपको ये वाली बात तो समझ में आ गई क्या वेव क्षरण क्या होता है, वेव अपर्दन क्या होता है? क्या जब जल और वायु दोनों से होता है उसे अपन क्या कहते हैं? वेव क्षरण कहते हैं। अब आपको प्रश्न पूछा कि यदि मान लो केवल किसके द्वारा हो रहा है? केवल आपके वायु द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? केवल हवा द्वारा। ध्यान रखना, ये तो हो गया जल। दूसरा आपको पूछ ले केवल हवा बोल दो या वायु बोल दो, केवल वायु द्वारा। किसके द्वारा? केवल वायु द्वारा। यानी ये तो देखो दोनों का साथ में मिलकर हो रहा है, इससे अपन ने क्या बोला? इसे बोल दिया वेव अपर्दन। और आपको बोला कि केवल हवा द्वारा होता है, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एओलिन। क्या कहते हैं? एओलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एओलिन क्षरण बोल दो या क्या बोल दो? अपर्दन बोल दो। क्या क्लियर है? एओलिन क्षरण या एओलिन अपर्दन। अब आपको पूछ ले कि यदि मान लो केवल जल द्वारा हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? जो केवल जल द्वारा हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन। क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्षरण या इसे क्या बोलेंगे? अपर्दन। क्या बोलेंगे? अपर्दन। यानी जो केवल जल से हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिन। केवल वायु से उसे क्या बोलते हैं? एओलिन। और जो आपका जल और वायु दोनों से होता है उसे क्या बोलते हैं? वेव अपर्दन बोलते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है। और मृदा अपर्दन की दर की बात करें तो मृदा अपर्दन दर प्रति हेक्टेयर 12 टन से आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में बात करें तो भारत में कितनी होती है? 16 टन प्रति हेक्टेयर होती है। तो आपको प्रश्न पूछ ले कि मृदा अपर्दन की दर कितनी होनी चाहिए, तो कि 12 टन प्रति हेक्टेयर से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन भारत में कितनी होती है? भारत में होती है 16 हेक्टेयर प्रति टन। तो एक अपन यहां पे एक नोट लिख सकते हैं। क्या नोट लिख सकते हैं? देखना, नोट नोट नोट, ये आपका एक नोट। क्या है? नोट। मृदा अपर्दन की दर, मृदा अपर्दन की दर 12 टन प्रति हेक्टेयर से क्या होनी चाहिए? कि 12 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अधिक नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत में मृदा अपर्दन की दर, भारत में मृदा अपर्दन की दर 16 टन प्रति हेक्टेयर है। कितनी है? 16 टन प्रति हेक्टेयर है। यानी आपको पूछे कि भाई ऐसे तो मृदा अपर्दन की दर कितनी होनी चाहिए? कि 12 टन से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन भारत में कितनी होती है? कि 16 टन प्रति हेक्टेयर क्या होती है? मृदा अपर्दन की क्या होती है? दर होती है। अब यहां पर एक और बात करें, चलो आ ही गया है कि भारत में सर्वाधिक अपर्दन किसके द्वारा होता है? यदि आपको पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक मृदा अपर्दन, क्या लिख सकते हैं अपन? भारत में
सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन, भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा हो रहा है? जल द्वारा। किसके द्वारा होता है? जल द्वारा होता है। और वही आपको पूछ ले किसमें, कि अपने राजस्थान में, कि राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन, अपरदन बोले चरण बोले एक ही बात है ना, किसके द्वारा होता है? तो राजस्थान में होता है वायु द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। तो ये भी आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं सोइल इरोजन। सोइल इरोजन के अपने टाइप्स देखे, 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल किसके द्वारा हो रहा है? आपके वाटर, एयर और वेव। अब वाटर यानी केवल आपका वाटर है, वायु है और वेव। तो मैंने आपको बता दिया कि जो केवल जल द्वारा तो उसे अपन क्या कहते हैं? वेव अपर्दन कहते हैं। सॉरी, जल और वायु दोनों से होता है उससे अपन वेव कहते हैं। और केवल वायु से हो रहा है उसे क्या कहते हैं? एओलिन। और जो केवल जल से हो रहा है उसे क्या कहते हैं? अपन एल्ब्यूमिन कहते हैं। और मृदा अपरदन की दर कितनी मानी गई है? कि 12 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत की बात करें, भारत में कितनी होती है? तो भारत में होती है कितनी? 16 टन प्रति हेक्टेयर। और बोले भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन किससे होता है? तो भारत में सर्वाधिक मृदा अपरदन किससे होता है? जल द्वारा। और राजस्थान में पूछा किससे द्वारा होता है? वायु द्वारा। क्या क्लियर है? अब देखो, अब अपन प्राकृतिक में सबसे पहला पढ़ेंगे जल क्षरण। कौन सा पढ़ेंगे? जल क्षरण। तो हेडिंग लगा देना नंबर 1, कौन सा है? जल क्षरण, वाटर इरोजन, जल क्षरण। क्या क्लियर है? कौन सा टॉपिक है? जल क्षरण। अब अपन देखेंगे कि जल क्षरण कैसे क्या होता है और कैसे क्या काम करता है, इसके कितने क्या प्रकार होते हैं, इसके बारे में अपने को देखना है। देखो, जो जल क्षरण है यानी जल के द्वारा जब मृदा का कटाव होता है, किसके द्वारा? जल के द्वारा मृदा का कटाव होना, उसे क्या कहते हैं? जल क्षरण कहते हैं। तो इसके बारे में अपन लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? जल द्वारा मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना। जल द्वारा मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना क्या कहलाता है? जल क्षरण कहलाता है। अब यहां पर देखेंगे जल क्षरण सर्वाधिक कहां पे होता है? तो हमने देखा कि जल क्षरण सर्वाधिक किसमें होता है? भारत में होगा। और जल द्वारा जो होता है उसे अपन यहां पे पढ़ा, क्या कहते हैं? जो केवल जल उसे क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्ब्यूमिन। क्या क्लियर है? अब यहां से आपका एक प्रश्न क्या बनता है कि जल क्षरण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और जल क्षरण कितने प्रकार का होता है। तो यहां पर अपन क्या देखेंगे? यहां पर अपन देखेंगे जल क्षरण की अवस्था। क्या देखेंगे? जल क्षरण की अवस्था। जल क्षरण की अवस्था। तो जल क्षरण की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और कौन कौन सी अवस्थाओं के बारे में अपने को पढ़ना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जो जल क्षरण होता है ये अलग अलग प्रकार का। सबसे पहली इसकी अवस्था है उसे अपन कहते हैं बौछार क्षरण। क्या कहते हैं? बौछार क्षरण कहते हैं। जो नंबर 2 पे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परत क्षरण। क्या कहते हैं? परत क्षरण कहते हैं। जो नंबर 3 पे होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिल क्षरण। क्या कहते हैं? रिल क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिल क्षरण कहते हैं। जो नंबर 4 पे है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवनालिका क्षरण। क्या कहते हैं? अवनालिका क्षरण। क्या क्लियर है? अब देखो, आपको ये सारी अवस्था में एक एक करके समझाता हूँ कैसे क्या है। देखो, सबसे पहले देखो किसके द्वारा बात कर रहे हैं? जल द्वारा। क्या जल द्वारा कब होगा? जब बारिश आएगी। बिना बारिश तो आप कैसे कर पाओगे? आप कितना क्या पानी गिरा सकते हो अलग बात है। लेकिन जो एक नेचुरल की बात करें, प्रकृति की बात करें, प्राकृतिक क्षरण की बात करें, तो प्रकृति में जल कहां से आएगा? धरती पर बारिश से ही आएगा। अब जब बारिश हो रही है, जैसे ही बारिश की बूंदें आएगी तो उस बूंदों से क्या होगा? मृदा के जो ऊपर के कण होंगे इधर उधर हो जाएंगे। जब बारिश के बूंदों से भी मृदा के कण इधर उधर हो रहे नहीं हो रहे, यानी इरोजन का मतलब भी क्या होता है? मृदा के कणों का अपने स्थान से हटना। अब वो कितना भी हटे, चाहे थोड़ा हटे चाहे वो ज्यादा हटे,
तो क्या कह रहे हैं अपन कि जो मृदा, जैसे बारिश की बूंदे आई तो इन बारिश की बूंदों से मृदा के कण अपने स्थान से क्या हो गए, हट गए। जब मृदा के कण अपने स्थान से हट जाते हैं तो अब बारिश की बूंदे किसके रूप में आ रही है, बौछार के रूप में आ रही। इन बूंदे एकदम भयंकर जोर से आती है, उसे क्या कहते हैं अपन, बौछार कहते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, बौछार, यानी जो आपके जो वर्षा की जो बूंदे, बूंदों के द्वारा मृदा के कणों को अपने स्थान से हटाना, उसे क्या कहते हैं, बौछार सरण कहते हैं। अब ये जो बौछार सरण कितना होगा, ये आपके वर्षा की बूंदों के आकार और उसकी गहनता पर निर्भर करता है। यानी बूंदों का आकार कितना है और वो कितनी तेज से आ रही है, कितनी महीन वगैरह, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी हल्की सी बारिश हो रही है और वो कह रही है एकदम धीमी हो रही है, तो उसमें कण ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। और मृदा के कणों का, वर्षा के कणों का आकार, बूंदों का आकार बड़ा हो और उसके बाद में जब वो एकदम तीव्र गति से आते हैं तो जो मृदा के कण होते हैं अपने स्थान से दूर ज्यादा हटते हैं, तो कौन सा, पहला कौन सा हो गया, बौछार। जब बारिश थोड़ी ज्यादा होती है, यानी बारिश पहले क्या आई, बूंदे आई, और बारिश लगातार जब होने लगती है तो एक जमीन के ऊपर हल्का सा पानी एकत्रित हो जाए, यानी इकट्ठा हो जाता है, और वो पानी एक हल्की परत के रूप में चलकर बहकर चला जाता है। जब वो पानी बहकर चला जाता है, यानी मृदा के ऊपर की जो परत है एक परत के रूप में चला जा रहा है, तो उस बहता हुआ, वो जो बहता हुआ पानी है, वो जो पानी की जो हल्की परत है, वो मृदा के ऊपरी मृदा की का जो उपजाऊपन है, यानी ऊपरी मृदा में जो भी पोषक तत्व वगैरह होते हैं उनको साथ में बहाकर लेके चला जाता है। यानी पहली बात तो ये जो परत सरणी आंखों से दिखता भी नहीं है, क्योंकि हल्की सी परत के रूप में जाता है। अब जब दिखता नहीं है तो क्या मतलब है, तो मैंने इसमें बात बताई है कि मृदा के ऊपर का जो उपजाऊ परत होती है, उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व वगैरह होते हैं वो पानी के साथ में बहकर चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, तो जिससे मृदा की जो उर्वरता है, उर्वरता कम होगी। उर्वरता कम होगी तो मृदा की उत्पादकता कम होगी। जब उत्पादकता कम होगी, जब खेत के अंदर उपज कम होगी, तो सीधी सी बात है किसान को क्या होगा, नुकसान होगा, उसकी पैदावार कम हो जाएगी। जब इसकी पैदावार कम होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कृषि की दृष्टि से या खेती की दृष्टि से सबसे हानिकारक अवस्था। इसे किसान का कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसान का कैंसर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सर्वाधिक नुकसानदायक है खेती की दृष्टि से। अब कैसे, पहली बात तो दिखती नहीं है, और ये लंबे समय बाद इसको महसूस किया जा सकता है कि इसमें क्या हो चुका है, इसमें परत सरण हो चुका है, क्योंकि इसकी ऊपर की जो उपजाऊ परत है वो चली गई है। क्या क्लियर है। उसके बाद जब बारिश और ज्यादा होती है तो जब पानी बहने लगता है तो उसके साथ में छोटी छोटी नालियां बन जाती है। क्या बन जाती है, छोटी छोटी नालियां बन जाती है, क्योंकि पानी लगातार बहता है तो वहां की मिट्टी को काट के लेके जाएगा। और जब छोटी छोटी नालियां बन जाती है, और उसके बाद देखा होगा उन नालियों को आप जब खेत के अंदर जुताई वगैरह करते हो तो उसको क्या कर सकते हो, ठीक करते हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका रिल सरण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रिल सरण हो जाएगा। और जब बारिश बहुत ही भयंकर होती है, लगातार मान लो 24 घंटे या मान लो 1-2 दिन तक होती है, तो वो जो छोटी छोटी नालियां होती है वो बड़े नालों का रूप ले लेती है, यानी बड़ी भारी मात्रा में मृदा को काट के लेके जाते हैं, और उसको भी ठीक करना संभव नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े नालियां होती है कि जिस ट्रैक्टर से आप जुताई वगैरह करते हो ट्रैक्टर ही अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब वो कौन सी हो गई, वो हो गई अवनालिका। देखो यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं। एक तो ऐसा प्रश्न आएगा कि जल सरण की सबसे हानिकारक अवस्था कौन सी। देखो इसमें कुछ भी नहीं है, ओनली फॉर हानिकारक पूछा है, तो कौन सी हो जाएगी, अवनालिका। और पूछे कृषि की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, परत होती है, क्योंकि उसके अंदर जो मृदा की ऊपर की जो उपजाऊ परत होती है वो क्या हो जाती है, चली जाती है। क्या क्लियर है। तो ये चारों अवस्थाएं आपको समझ में आ गई क्या। देखो सबसे पहले बारिश होगी, बारिश की बूंदे आई, उसके बाद जब बारिश थोड़ी और तेज हल्की हल्की परत गई, फिर छोटी छोटी नालियां बनी, और फिर क्या बनी आपकी बड़ी बड़ी क्या बन गई, नालियां बन गई। क्या क्लियर है। उसके बाद में एक और आता है, जैसे अपन क्या कहते हैं, खंड चरण कहते हैं। इसकी 5 और इससे भी बढ़ती हुई अवस्था, जिसे अपन क्या कहते हैं, इसे खंड भी कहते हैं, खंड चरण। यानी जैसे कि अवनालिका पर बढ़ता रूप, जब नालियां बन जाती है वो भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और ये मुख्यतः कहां पे देखने को मिलता है, ये आपको पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। तो एक एक बात करेंगे। मेन तो आपकी ये शुरू की 4 है ना, बाकी इसके बारे में याद नहीं हो तो भी अपने को ध्यान रखना नहीं है, लेकिन चारों को समझना है। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करें, सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, अपन करते हैं बौछार की। किसकी बात करें, बौछार की, बौछार चरण। ये प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि जल चरण की प्राथमिक अवस्था कौन सी होती है, तो प्राथमिक कौन सी होती है, बौछार चरण होती है। क्लियर है। अब ये बौछार चरण क्या होती है कि जल द्वारा मृदा की कौन सी प्राथमिक अवस्था होगी, तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कौन सी अवस्था है, ये
प्रारंभिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? प्रारंभिक अवस्था है। उसके बाद बात करें वर्षा जल की बूंदों द्वारा मृदा के कणों को हटाना क्या कहलाता है? बौछार चरण। ध्यान रखना बौछार चरण बूंदों के आकार व वर्षा की तीव्रता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये बूंदों के आकार और उसकी वर्षा की तीव्रता पर, कितनी क्या तेज बारिश हो रही है, इसके ऊपर क्या करता है? ये निर्भर करता है। क्या क्लियर है? उसके बाद में नंबर 2 पे बात करें तो नंबर 2 पे कौन सा हो जाएगा? जिसे अपन क्या कहते हैं? इसे अपन कहते हैं परत क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परत क्षरण। अब ये परत क्षरण क्या होती है, इसके बारे में अपने को बात करना है कि परत क्षरण का मतलब मैंने क्या बताया कि जब बूंदों द्वारा मृदा के कणों को क्या किया जाता है? बिखरने के पश्चात जो वर्षा जल है वो मिट्टी की सतह यानी मिट्टी की सतह पर मिट्टी के कणों को अपने साथ में क्या कर बहकर लेके चली जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं? परत क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परत क्षरण कहते हैं। क्या क्लियर है? और इसमें क्या होगा? खेत की ऊपर की जो उपजाऊ परत होगी वो क्या हो जाएगी? चली जाएगी। जिसके इसको मतलब इसका पता लगाना क्या है, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन किसान इसको क्या करता है? बहुत समय बाद क्या करता है? इसका अनुभव कर लेता है कि भाई अब क्या हो चुकी है, खेत की उपजाऊपन खत्म हो चुका है। यानी इसका जो पता लगाना, इसका जो है देखना, मतलब इसको महसूस करना क्या है? मुश्किल है। इसका पता लगाना क्या है? बहुत ही क्या है? मुश्किल है कि अनुमान की कितना क्या हो रहा है। तो क्या लिखेंगे कि बौछार चरण के पश्चात, क्या लिखेंगे? बौछार चरण के पश्चात बिखरे हुए मृदा की सतह पर बिखरे हुए कणों को जल द्वारा अपने साथ बहकर ले जाना, उसे क्या कहते हैं? परत क्षरण कहते हैं। तो क्या लिखे इसके बारे में लिख लेते हैं। लो जी, बौछार क्षरण के पश्चात मृदा सतह पर बिखरे हुए कणों को जल द्वारा अपने साथ किसके रूप में? परत के रूप में जल द्वारा अपने साथ ले जाना। क्लियर है? उसके बाद में इसके बारे में अपन 2-3 बातें और करें कि क्या क्या बातें कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी? मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत चली जाती है। उसके बाद में इस क्षरण का अनुमान लगाना मुश्किल है। क्या आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि परत क्षरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो क्या लिख सकते हैं? क्या आंखों से देख सकते हैं क्या
आंखों द्वारा नहीं देख सकते, आंखों द्वारा नहीं देख सकते। क्या क्लियर है? किसके द्वारा? आंखों द्वारा नहीं देख सकते। उसके बारे में 2-3 बात करें अपन यहाँ पे, तो क्या कर सकते, इसको थोड़ा सा छोटा और कर लेते हैं। चलो, आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। और क्या बोल सकते हैं? कृषि की दृष्टि से सबसे हानिकारक अवस्था। क्या लिख सकते हैं? कृषि की दृष्टि से, कृषि बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, खेती की दृष्टि से, खेती की दृष्टि से सबसे हानिकारक, खेती की दृष्टि सबसे हानिकारक अवस्था। क्लियर है? खेती की दृष्टि से सबसे हानिकारक अवस्था क्यों? मैंने बता दिया, क्योंकि मृदा के ऊपर की जो उपजाऊ परत होती है वो क्या हो जाती है? चली जाती है, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाएगी, और जब उर्वरता कम होगी तो क्या कम होगी? उत्पादकता कम होगी। उसके बाद अपन इसमें लिखे, क्या लिख सकते हैं? इसे क्या कहते हैं? किसान का कैंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान का कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान का कैंसर कहते हैं। तो क्या आपको परत के बारे में पता चल गया? क्या समझ में आया? क्या? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, फिर अपन आगे बात करें। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? देखो, बोछार हो गया, परत हो गया। अगला कौन सा? नंबर 3 पे। नंबर 3 पे आपका है रिल क्षरण। कौन सा है? रिल। तो नंबर 3 पे अपन क्या लिखेंगे? नंबर 3 पे अपन लिखेंगे रिल क्षरण। अब रिल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि छोटी, जब इसमें क्या बनती है? छोटी छोटी अस्थायी क्या बनती है? नालियां बनती है ना। जब पानी ढलान की ओर बहता है तो पानी में क्या बन जाती है? छोटी छोटी नालियां बन जाती है, जिसे जुताई द्वारा क्या कर सकते हैं? समाप्त किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? जब पानी ढलान की ओर बहता है, क्या लिखेंगे अपन? जब पानी ढलान की ओर बहता है, चलो लिख लेते हैं, जब पानी ढलान की ओर, जब पानी ढलान की ओर बहता है तो खेत में छोटी छोटी, खेत में छोटी छोटी अस्थायी, खेत में छोटी छोटी अस्थायी नालियां बन जाती हैं। छोटी छोटी अस्थायी नालियां बन जाती है, बन जाती हैं, जिन्हें जुताई द्वारा, जिन्हें जुताई द्वारा समाप्त, जिन्हें जुताई द्वारा समाप्त किया जा सकता है। क्लियर है? तो ये आपका कौन सा हो गया? रिल क्षरण हो गया। इसमें क्या बन जाती है? छोटी छोटी अस्थायी क्या बन जाती है? नालियां बन जाती है। इसके बाद में कौन सा है? अवनालिका। तो अवनालिका अपन क्या बोल सकते हैं कि रिल क्षरण की सबसे क्या होगी? सॉरी, रिल क्षरण की बढ़ती हुई अवस्था। देखो, बोछार की बढ़ती हुई परत, परत की बढ़ती हुई रिल, तो रिल की बढ़ती हुई कौन सी हो जाएगी? अवनालिका हो जाएगी। और ये मृदा क्षरण की सबसे कौन सी, मान लो अंतिम बोल दो या सबसे हानिकारक अवस्था बोल दो, और भौतिक दृष्टि से भी सबसे क्या होती है? हानिकारक अवस्था होती है। ये मृदा की उपजाऊ परत के साथ साथ में कौन सी? अधो मृदा भी ले जाती है। यानी पृष्ठ मृदा तो जाएगी ही जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे अधो मृदा भी चली जाएगी, यानी आपकी कौन सी? सब सोइल भी चली जाती है। देखो, सोइल के 3 पार्ट। सबसे पहले कौन सी थी? सरफेस। उसके बाद कौन सी आपकी? सब सोइल। उसके नीचे कौन सा होता है आपका? आर संस्तर, जैसे अपन क्या कहते हैं? पेरेंट्स मटेरियल्स कहते हैं। उसके अंदर सी संस्तर होगा, A-O-A-B-C। ओ में कौन सी होती है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ए के अंदर कौन सी होती है? आपकी जो पृष्ठ मृदा, उपजाऊ मृदा होती है। ओ के अंदर कौन सी होती है? आपकी सब सोइल होती है।
यानी उसको अधोमृदा कहते हैं। और सी के अंदर कौन से होते हैं आपके पैतृक पदार्थ होते हैं, यानी उसके नीचे क्या होती है चट्टान। मृदा का निर्माण भी किससे होता है, चट्टानों से ही होता है। इसके बारे में भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। आ रही बात समझ में। और उसके बाद जो आपके जोड़ी, तो अपने चौथे की बात कर ले, लिख ले, उसके बाद आगे बात करें। नंबर 4, नंबर 4 पे कौन सी है, अवनालिका। कौन सी है, अवनालिका चरण। अवनालिका चरण। चलो, कौन सा, अवनालिका चरण। इसके बारे में अपन बात करें, अवनालिका क्या होती है। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में, रिल चरण की, रिल चरण की बढ़ती हुई, रिल चरण की बढ़ती हुई अवस्था। क्या बोलेंगे कि रिल चरण की बढ़ती हुई अवस्था से अपन क्या कहते हैं, अवनालिका चरण कहते हैं। उसके बाद अपन बात करें, इसमें बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं, जिनको जुताई, या आप क्या लिख सकते हो, भू परिष्करण, भू परिष्करण द्वारा समतल नहीं किया जा सकता। क्लियर है, नहीं किया जा सकता है। और बाद में यह स्थायी नाली के, बाद में यह स्थायी नाली के रूप में बदल जाती है। किसके रूप में बदल जाती है, स्थायी नालियों के रूप में क्या हो जाती है, ये बदल जाती है। क्या क्लियर है, आगे बात करें। इसमें इसकी जो सबसे अच्छी बात है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, वो ये है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे हानिकारक अवस्था। कौन सी दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से सबसे कौन सी है, ये हानिकारक अवस्था है। बाकी जैसे कि कृषि की दृष्टि से पूछे तो कौन सी है आपकी, कृषि की दृष्टि से आपकी कौन सी थी, परत थी। और भौगोलिक दृष्टि से पूछे तो कौन सी थी, अवनालिका थी। क्या क्लियर है। और यदि आपको प्रश्न ये भी पूछ ले कि मृदा क्षरण की अंतिम अवस्था कौन सी होती है, तो वो भी यही होती है। क्या लिख सकते हो आप, इसके अंदर लिख सकते हो मृदा, ऐसे सॉरी जल होगा ना, कि जल द्वारा मृदा क्षरण की कौन सी अवस्था, अंतिम अवस्था। कौन सी अवस्था, अंतिम अवस्था। और फिर आप बोल सकते हो कि सर आपने इसमें अंतिम लिखा रहे हो, तो यहाँ पर तो आपने ये खड़ शरण भी लिखवाया है। तो ध्यान रखना, ये हर जगह नहीं होता है, लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र में होता है, बाकी और कहीं नहीं होता। इसलिए अंतिम में पूछा तो कौन सी है, अवनालिका। भौतिक दृष्टि से पूछे तो कौन सी हानिकारक, कौन सी है, अवनालिका। लेकिन कृषि की दृष्टि से पूछे तो कौन सी आपकी परत क्षरण है। क्या क्लियर है। क्या अवनालिका के बारे में आपको पता चल गया, क्या मृदा क्षरण की आपको अवस्थाओं के बारे में पता चल गया, कितनी क्या अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट इसकी कौन सी होती है, कौन सी आपकी खड़ शरण होता है, कौन सा होता है, खड़ शरण। उसके बारे में एक बात लिख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कौन सा, खड़ शरण। क्लियर। अब यानी इसमें क्या लिख सकते अपन, यह मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है,
पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। बस इसके अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। तो आज की क्लास में अपन यानी अपनी क्लास क्या थी, मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण, सोइल इरोजन एवं सोइल कंजर्वेशन। अपन ने पढ़ा देखा सोइल कंजर्वेशन क्या होता है, अपन ने देखा सोइल इरोजन क्या होता है। सोइल इरोजन की अपन ने टाइप्स देखे, 2 टाइप्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर भी अपन ने किसके बारे में पढ़ा, जल के बारे में अपन ने पढ़ लिया। यानी जल क्षरण की कितनी अवस्था अपन ने 5 पढ़ी, लेकिन मुख्यतः कितनी होती है, 4 होती है। पहली कौन सी है, बौछार, दूसरी कौन सी है परत, तीसरी कौन सी है रिल, और चौथी कौन सी है अवनालिका, और पांचवी कौन सी है खड़ चरण है। यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अब ऐसे ही आप जुड़ते रहिएगा त्रिनेत्र क्लासेस के साथ, त्रिनेत्र क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपको डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो, और इसको आगे अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हो। कोशिश करेंगे अपनी क्लास रोज की रोज आएगी, यानी अपनी क्लास का टाइम रहेगा रोज शाम को 7 बजे आपको यूट्यूब पे क्लास मिल जाएगी। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।